हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर 9 है क्लास 12 का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें जो है पर्यावरण और धारणीय विकास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये है 9 चैप्टर क्लास 12। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड यहाँ पर एनवायरनमेंट और यहाँ पर क्या है धारणीय विकास जो है यहाँ पर ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में इसका क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं प्रस्तावना में क्या होता है। मुख्यतः जो है यहाँ पर यही चीज बताई जाती है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है पर्यावरण। पर्यावरण आप जानते ही हैं, पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। और धारणीय विकास क्या होता है, देखिए विकास भी आप जानते हैं लेकिन धारणीय शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है धारणीय अगर विकास के साथ जुड़ जाता है तो इसका जो है थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर धारणीय विकास का मतलब ये हो गया कि ऐसा विकास होना चाहिए जो कि धारणीय हो। धारणीय मतलब कि भविष्य में उसे स्वीकार किया जा सके। मतलब कि अन्य, जैसे कि आप जानते हैं ईंधन, बहुत सारे ईंधन हैं जो कि समाप्त हो रहे हैं और ये ईंधन समाप्त होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधनों का उपभोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता जा रहा है। ऐसे में एक ऐसी स्थिति आएगी भविष्य में कि जब सारे संसाधन खत्म हो चुके होंगे और जो है हमारी भावी पीढ़ियों को जो है संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम विकास करने के चक्कर में जो है हम सारे संसाधनों का उपभोग कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर इसीलिए है, पर्यावरण के बारे में हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है नई पीढ़ियों के लिए, और साथ ही हमें क्या करना है, विकास तो करना है लेकिन ऐसा विकास करना है जो धारणीय हो। मतलब जितने संसाधन अभी हमें मिल रहे हैं उतने ही संसाधन हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों को भी मिल सके। तो इसका ये मतलब होता है। आई होप यहाँ पर अर्थ आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रस्तावना में यही चीज है। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, क्या मीनिंग होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई क्या है, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण इसका भी पर्याय देखिए समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता से है। जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका भी पर्याय होता है समस्त भूमंडलीय, यानी भूमंडल पर पृथ्वी, यानी जो भूमंडल है, ठीक है, भू मतलब भूमि और मंडल मतलब भूमि का जो मंडल है, भूमंडल जो है उसकी जो विरासत है, जितनी कुछ चीजें, जो सारी चीजें भूमंडल पर उपस्थित हैं, तो यानी समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी जो है संसाधनों की समग्रता से है। यानी सारे भूमंडलीय संसाधन और सारे संसाधनों की समग्रता मतलब एकत्र हैं, सारे जितने भी संसाधन है ना, जिन सभी संसाधनों को हम क्या कहते हैं, आसपास के जो भी हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो पर्यावरण है। अगर ये आपको परिभाषा समझ में नहीं आ रही है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको सीधी सी एक परिभाषा बताता हूं जो आप याद कर सकते हैं। सीधी सी परिभाषा ये है पर्यावरण की कि आपके आसपास का, यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। तो अगर आपके पास परिभाषा आ जाती तो आप इस तरह लिख सकते हैं, हमारे आसपास का वातावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं, इसके दो भाग होते हैं। देखिए पर्यावरण है तो पर्यावरण में दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा जैविक तत्व होते हैं पर्यावरण में, दूसरे होते हैं अजैविक तत्व। अब देखिए जैविक तत्व क्या होते हैं, यानी यहाँ पर जो है बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और यहाँ पर अबायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो होते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक तत्वों का मतलब हुआ जो तत्व जीवित हैं। ठीक है, जैविक तत्व का मतलब क्या हुआ, ऐसे तत्व जो कि जीवित हैं, जैसे कि प्राणी, जंतु और मनुष्य या जो है वृक्ष, जो भी जीवित है वो जैव तत्वों में सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही अजैविक तत्व वे तत्व होते हैं जो कि जीवित नहीं हैं।
जैसे कि मृदा, पत्थर और जल, इस प्रकार के जो तत्व होंगे वो अजैविक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया। जैविक तत्व क्या है? ऐसे तत्व जो कि जीवित हैं, और अजैविक तत्व वे तत्व होते हैं जो जीवित नहीं हैं। तो भूमंडल में यानी हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। क्या हमने सीखा? पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण होता है, और इस वातावरण में दो प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है जैविक तत्व और दूसरा होता है अजैविक तत्व। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर पर्यावरण के कार्य देख लेते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं पर्यावरण के, यानी पर्यावरण के भी कार्य होते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ना, तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो कार्य होता है उत्पादन हेतु, यानी उत्पादन करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण देखिए, कोई भी वस्तु उत्पादित करनी है, कोई भी वो सामान बनाना है, तो हमारे आसपास का वातावरण ही क्या करता है? संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या, जैसे कि आपको उत्पादन करना है किसी वस्तु का, तो यहाँ पर आपको जो है ये पर्यावरण क्या करेगा? संसाधन देगा। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि आपको अनाज उगाना है, तो उगाने के लिए आपको क्या है? मिट्टी की आवश्यकता होगी, और मिट्टी कहाँ से मिलेगी? पर्यावरण से मिलेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, उत्पादन हेतु कोई भी संसाधन हो, अगर हमें उत्पादन के लिए कोई भी संसाधन का उत्पादन करना है, तो हमें पर्यावरण से जो है यहाँ पर मदद लेनी पड़ती है। तो ये क्या करता है? संसाधन देता है पर्यावरण, जो जिससे हम वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण की जो है, पर्यावरण अपशिष्टों को समाहित करता है। आप देखते होंगे जी, बहुत सारे लोग जो है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग रहते हैं देश में। वहाँ पर क्या करते हैं? बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरे का उत्पादन करते हैं। मतलब जो है वो खाते हैं, पीते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा कचरा भी निकलता है। आप देखते होंगे कि सड़कों पर बहुत सारा कचरा होता है, और साथ ही कूड़ेदान को अगर देखें तो आपको ढेर सारा कचरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा कचरा जो है, बहुत सारा कचरा आता है। अब इस कचरे को क्या किया जाए? तो यहाँ पर जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वो इस कचरे को समाहित कर लेता है, यानी अपने में समाहित कर लेता है, मिला लेता है और नष्ट कर देता है धीरे धीरे। तो पर्यावरण का एक और काम आ गया, पर्यावरण अपशिष्टों को समाहित कर लेता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हैं जो काम के नहीं हैं, वो पर्यावरण अपने में समाहित करके उन्हें नष्ट कर देता है। उसके बाद देखिए, पर्यावरण जो है जीवन धारणा में सहायक है। पर्यावरण क्या करता है? जीवन धारणा का एक तत्व है, यानी जीवन धारणा में सहायता करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े जो है मिट्टी में रहते हैं, तो उन्हें जीवन धारणा यानी जीवन धारणा देता है, मतलब उनको जीवन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि जो मिट्टी है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं मिट्टी से, और मिट्टी कहाँ पर है? हमारे आसपास ही रहती है, यानी पर्यावरण में ही रहती है। तो पर्यावरण क्या करता है? जीवन धारणा में सहायक है। ठीक है, जीवन को स्थापित करने में जीवन धारणा में सहायक है। जैसे कि सूर्य, मिट्टी, जलवायु आदि जो है, इन सबसे मिलकर ही मनुष्य बना हुआ है। उसके बाद अब आता है यहाँ पर लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा, यह सौंदर्य विषयक सेवाओं का प्रदान करता है, यानी सेवाओं को प्रदान करता है। आप देखेंगे, आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में और वहां पर देखेंगे तो उनकी सुंदरता बहुत ज्यादा होती है, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, बहुत ही यहाँ पर पक्षी भी बहुत सारे हैं, पेड़ हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, झीलें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पर क्या है, ये सौंदर्य विषयक सेवाओं को प्रदान करता है। तो हमने क्या देखा, पर्यावरण के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य जो होता है हमारा पर्यावरण का, वो है हमारा यहाँ पर उत्पादन सेवाओं के लिए, यानी उत्पादन हेतु संसाधन प्रदान करता है। वस्तुओं को उत्पादन करना है तो संसाधन देगा। उसके बाद पर्यावरण अपशिष्टों को समाहित करता है, जो भी कचरा है, जो है खराब चीजें हैं, उनको अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसके बाद आता है पर्यावरण जीवन धारणा में सहायता करता है, यानी जो है पर्यावरण जीवों को जीवन प्रदान करता है। उसके बाद यह सौंदर्य विषयक सेवाओं को प्रदान करता है, मतलब यहाँ पर सौंदर्य विषयक जो है देखने लायक जो है बहुत ही अच्छी अच्छी जो है लोकेशन मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण के
संकट के कारण। अब देखिए हमने पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा कि इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने इतने कार्य होते हैं पर्यावरण के। अब देखते हैं पर्यावरण को जो है संकट भी है, यानी खतरा हो रहा है। अब ये क्या क्या खतरा है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ है पर्यावरण के, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पर्यावरण के संकट के कारण क्या क्या है, यानी पर्यावरण को कौन कौन सी चीजों से खतरा है। तो पहला खतरा है जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, यानी प्रभाव। ये क्या है यहाँ पर प्रतिशत जो भी है, यहाँ पर जो है क्रांति का प्रभाव जो है यहाँ पर है। तो जो भी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है और उसका विस्फोट हो रहा है, यानी जनसंख्या जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र जो है क्रांति कर रहा है, यानी औद्योगिक क्षेत्र भी बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है। तो आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की मांग बढ़ रही है, तो यहाँ पर संसाधन कहाँ से लेंगे, हम पर्यावरण से लेंगे। पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण के संसाधन कम होंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की मांग बढ़ रही है और उस संसाधनों की पूर्ति करने के लिए हम संसाधनों को जो है पर्यावरण से लेंगे। उसके बाद औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति में क्या होगा, हम वस्तुओं में सेवाओं का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं वस्तुओं का उत्पादन, तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है और ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें और बहुत सारे पर्यावरण से संसाधन लेने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये संकट का कारण है, क्या है, जनसंख्या एक विस्फोट और औद्योगिक क्रांति, ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए ये संकट का कारण बनता है। उसके बाद देखते हैं नवीकरण और यहाँ पर गैर नवीकरण संसाधनों का अत्यधिक उत्कर्षण। उत्कर्षण का मतलब होता है, यानी अत्यधिक उत्कर्षण मतलब दोबारा से बनाया जा रहा है, उत्कर्षण किया जा रहा है, यानी उसे मिटाया जा रहा है फिर बनाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है फिर बनाया जा रहा है, मतलब उसको रिपीट किया जा रहा है बार बार, यानी उसको मिटाएंगे फिर बनाएंगे, फिर उसको जो है बिगाड़ेंगे फिर बनाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि बुक देखते होंगे, आप देखते हैं व्हाइट पेज की बुक्स आती हैं, वहाँ पर कॉपीज आती हैं व्हाइट पेज की, आप लिखते होंगे अपनी नोटबुक लिखते होंगे, नोटबुक में तो व्हाइट पेज की होती है और धीरे धीरे यूज होते 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 काली पेज तक की, यानी आप रफ भी देखते होंगे तो वो काले पेज की होती है, तो रफ में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से संसाधन भी हैं, धीरे धीरे जितना उनका ज़्यादा प्रयोग होता है उसके हिसाब से उनमें संसाधनों में जो है क्या आता है, यहाँ पर जो है परिवर्तन आता है। उत्कर्षण मतलब हो गया यहाँ पर कि हम संसाधनों को पर्यावरण से बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब लेते जा रहे हैं, उनको जो है जमीन के अंदर से उत्कर्षण कर रहे हैं, खोद रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, मतलब उत्कर्षण करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, नवीकरण और गैर नवीकरण। नवीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कि दोबारा से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तुरंत बनाए जा सकते हैं, इनमें लाखों हजारों साल नहीं लगते हैं। लेकिन गैर नवीकरण संसाधन जो होते हैं इनको बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं। इसीलिए ये संसाधन सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, इस तरह से जो संसाधन है हमारे मात्रा में जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अगर ये संसाधन एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं, जो कि काफी लंबा समय है। इसीलिए ये पर्यावरण के लिए संकट का कारण है। तो यहाँ पर दो कारण देखे हमने, जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिक क्रांति। दूसरा है नवीकरण, गैर नवीकरण संसाधनों का जो है अत्यधिक उत्कर्षण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम उत्कर्षण कर रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या है, कई संसाधनों का लुप्त होना। बहुत सारे संसाधन हैं जो कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, यानी हमारे जो है अभी हमारे पास जो संसाधन है आप जिसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वो यानी 50-60 जो है 100-200 साल बाद वो जो यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको ना मिले, ठीक है, वो आपको मिले ही ना, आप उसकी शक्ल भी ना देख पाएं, यानी आप ये भी नहीं देख पाएंगे वो क्या होता कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो संकट आता है, इस तरह का जो संकट आता है वो होता है यहाँ पर पर्यावरण के लिए संकट है, यानी लुप्त मतलब खत्म होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट है, समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानक। जो समृद्ध उपभोग होता है और उत्पादन जो है मानक होता है, यहाँ पर हम तय करते हैं समृद्ध उपभोग और उत्पादक मानक को भी तय किया जाता है कि कितना उत्पादन किया जाए और समृद्ध उपभोग यानी अच्छा उपभोग करें, ज्यादा उपभोग नहीं करना है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद आता है यहाँ पर विकास प्रक्रिया में प्रदूषित
होते जो है वायु और जल। हमारे पास देखिए वायु और जल बहुत ही कीमती तत्व हैं, कीमती संसाधन है हमारे पास, जो कि हमारी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है जिसके कारण यहाँ पर जो है ये प्रदूषित होते जा रहे हैं, वायु की शुद्धता में कमी आ रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, जल खराब होते जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण में ये समस्या आ रही है, पर्यावरण के जो है जल और वायु की जो है मात्रा प्रदूषित होती जा रही है। नंबर 6 देखते हैं, वैश्वीकरण, वैश्विक उष्णता और ओजोन अपक्षय हो रहा है। वैश्विक उष्णता का मतलब है जो है हमारे पास जो है वैश्विक उष्ण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैश्विक उष्णता हो रही है, मतलब जो है पर्यावरण में जो है बहुत सारी गैसें हो रही हैं और यहाँ पर प्रदूषित गैसों की मात्रा बढ़ रही है। जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी यहाँ पर गैसें जो हैं, बहुत हानिकारक गैसों का उत्पादन भी हो रहा है। और यहाँ पर ओजोन अपक्षय जो होती है, यानी ओजोन की जो परत है जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को हमारी जो है त्वचा पर जब पड़ती है सूर्य की किरणें, तो उसे क्या करती है, ओजोन परत जो है यहाँ पर बचाती है। यानी सूर्य से किरणें आती हैं और उन किरणों में जो है परावैंगनी किरणें होती हैं जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं और उन किरणों से हमारी त्वचा जो है नुकसान हो सकता है, जल सकती है। तो उन त्वचा से मतलब उन किरणों से बचाती है, उस नुकसान से बचाती है ओजोन परत। अब ये अपक्षय होती जा रही है, अपक्षय मतलब होती जा रही है, मतलब ये खराब होती जा रही है, छिन्न होती जा रही है, तो छेद होता जा रहा है इसमें। तो अगर ऐसा हो गया तो डायरेक्ट जो सूर्य से आएंगी किरणें वो हमारे शरीर पर पड़ेंगी और हमारे शरीर को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, तो ये सीधे हमने इसमें देखा, हमने क्या देखे, 6 पॉइंट डिस्कस किए कि संकट के कारण क्या क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है होते हैं यहाँ पे। जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिक क्रांति होता है और नवीकरण गैर नवीकरण संसाधन के यहाँ पर अत्यधिक उत्कर्षण होता है। कई संसाधनों लुप्त हो गए हैं और यहाँ पर समृद्ध उपभोग और उत्पादन मानक होता है। विकास प्रक्रिया में प्रदूषित होते वायु और जल है, वैश्विक उष्णता है और ओजोन अपक्षय है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पूर्ति मांग संबंध का प्रतिलोम पर्यावरण अपक्षय का कारण है। अब पर्यावरण अपक्षय का कारण क्या है, यहाँ पर प्रतिलोम पर्यावरण अपक्षय का कारण है। ठीक है, पूर्ति मांग संबंध का प्रतिलोम क्या है, पूर्ति मांग संबंध का प्रतिलोम जो होता है वो अपक्षय का कारण है। ठीक है, पर्यावरण अपक्षय का कारण है। तो यहाँ पर एक तरह से ये नोट है, इस तरह से ये क्या है हमारा, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए आप देखते हैं वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं। देखिए, वैश्विक उष्णता पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में जो है अवलोकित और प्रेक्षित वृद्धि है। यानी जो हमारी महासागर हैं, हमारे महासागर में तापमान हो रहा है, उसमें जो हम जो देखते हैं तापमान कितना हो रहा है और वहाँ पर जो है प्रेक्षित वृद्धि, जितनी भी वृद्धि होती है प्रेक्षण के अनुसार हम नापते हैं उसे, तो उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णता कहते हैं। यानी वायुमंडल और महासागरों में औसत तापमान में जो है देखी गई वृद्धि, जितनी भी वृद्धि होती है उसे हम वैश्विक उष्णता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं। वैश्विक उष्णता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वायुमंडल है और महासागर है, और जो इन वायुमंडल महासागरों में तापमान जो कि बदलता रहता है, इनमें बढ़ता जा रहा है, उसे हम वैश्विक उष्णता कहते हैं। और इसके कारण क्या क्या होते हैं जल्दी से देखते हैं। वैश्विक उष्णता के कारण होते हैं, वैश्विक उष्णता के मुख्य जो है प्रभाव क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कारण है कि यहाँ पर जो कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और बहुत सारी ओजोन की वृद्धि। यहाँ पर जो है ओजोन की वृद्धि से क्या हो रहा है, ओजोन परत में जो है हानि पहुंच रही है। कैसे हो रहा है, वैश्विक उष्णता के कारण ये हैं कि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जो है, ये दोनों गैसें क्या कर रही हैं, यहाँ पर ओजोन में वृद्धि कर रही हैं, ओजोन परत को हटाती जा रही हैं। साथ ही कोयला पेट्रोल से क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ में वन विनाश हो रहा है, वन विनाश से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, मीथेन गैस है जो कि यहाँ पर जानवरों के अपशिष्टों से निकलती है और ये बहुत हानिकारक होती है। उसके बाद देखिए पशु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
यहाँ पर वृद्धि के कारण जो है वन विनाश होता जा रहा है। तो इतने सारे कारण हैं जो वैश्विक उष्णता को बढ़ाते हैं। साथ ही अब देखते हैं वैश्विक उष्णता के मुख्य प्रभाव। अब वैश्विक उष्णता जब बढ़ जाएगी तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ये देख लेते हैं। विश्व भर में विशेषकर जो है पृथ्वी और ध्रुवों पर बर्फ पिघलती रहती है। इससे क्या होता है, समुद्री स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों में जो है बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। यहाँ पर वैश्विक उष्णता के मुख्य कारण क्या होगा, यहाँ से जो है तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। जो बाढ़ आने की जो है संकट है बाढ़ आने का वो ज्यादा हो जाता है। साथ ही भीषण आंधी तूफान, कटिबंध में जो है भीषण आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, बहुत ज्यादा इस तरह से हो सकता है। और साथ ही अगर मलेरिया, हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। हजारों प्रजातियां जो है भालू जैसे हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, ये सारी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं बाढ़ की वजह से। तो वैश्विक उष्णता के ये बहुत सारे हानियां हैं, बहुत सारी प्रभाव हैं। अब देखते हैं ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय का मतलब होता है, ओजोन अपक्षय से अभिप्राय क्या होता है, मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCs कहते हैं और या अन्य कारकों से जो है क्या होता है, इसमें क्लोरीन की उपस्थिति के कारण ओजोन परत में ओजोन के अपक्षय से होता है। यहाँ पर मतलब है जो मनुष्य जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कृत्रिम जो है मानव ने एक क्लोरोफ्लोरो नाम की जो है गैस बनाई है, कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरो का नाम का जो है गैस बनाई रखी है, कार्बन जो है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये गैस क्या करती है, ये हमारे जो है फ्रिज में ज़्यादातर यूज होती है। तो ये गैस क्या करती है, ये सीधी डायरेक्ट रूप से जो है हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत क्या होती है, आसमान में एक ऐसी परत है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा, त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। और वो परत में अब छेद होता जा रहा है, मतलब खराब होती जा रही है और वो परावैंगनी किरणों को नहीं रोक पाएंगी। तो इससे क्या होगा, मनुष्य की त्वचा पर प्रभाव पड़ेगा और वो जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं ओजोन अपक्षय के कारण क्या होते हैं। यानी ओजोन अपक्षय के कारण, यानी ओजोन का जो है अपक्षय यही कारण है। पहला कारण ये था ओजोन अपक्षय का, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओजोन अपक्षय का यही कारण है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जैसे कि रेफ्रिजरेशन में होती है यूज, यही सारा है। अग्निशामक जो होता है, जैसे कि आप आग बुझाने वाला यंत्र देखते होंगे स्कूलों में, हॉस्पिटलों में आदि में लगा रहता है, तो वहां पर भी आपको देख सकते हैं वो आग बुझाने वाला होता है, उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो यहाँ पर वो भी हानिकारक है। अब देखते हैं यहाँ पर ओजोन अपक्षय के मुख्य प्रभाव। अब ओजोन अपक्षय हुआ, अब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, विकिरण होती हैं, उनको धरती तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, धरती तक पहुंच पाती हैं और उससे क्या होगा, जो है जीवित तत्वों को नुकसान पहुंचाएंगी। वो परावैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, वो क्या करेंगी, सूर्य की परावैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएंगी। अगर परत खत्म हो गई तो वो नुकसान पहुंचाएंगी। साथ ही वो क्या करेंगी, त्वचा का कैंसर कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है फोटो जो है प्लैंकटन भी कर सकती हैं, प्लांटोप्लैंकटन के उत्पादन को कम कर सकती हैं और साथ ही स्थलीय पौधों की समृद्धि को जो है प्रभावित करेंगी। तो ये इतने सारे कारण हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ क्या है, मटेरियल, यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए ओजोन परत जो है हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अब ये रोकती है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत रोकती है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक संधि है जिसकी रूपरेखा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी जो है माने जाने वाले कुछ मुख्य कारण जैसे क्लोरोफ्लोरो को हटाना ओजोन परत के रक्षा के लिए जो है बना दी गई थी। मतलब एक तरह से ये क्या है, एक नियम है जो कि बना दिया गया है यहाँ पर कि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ना किया जाए, कम से कम किया जाए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ तक जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, पर्यावरण और धारणीय विकास।
तो चलिए अगली वीडियो में जो हम करेंगे यहाँ पर 9.3 करेंगे। एक बात बता देता हूँ आपको, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आपको वहाँ से नहीं मिल पाती हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। क्लास 11th और 12th दोनों की वीडियो मिल जाएंगी, जो है हिंदी मीडियम मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है अभी तक आपने बेल आइकन भी नहीं दबाया तो दबा लें, ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।